हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न किए थे इसके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम आगे की प्रश्नों की बात करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पहले प्रश्न के अंतर्गत चारों पार्ट कर लिए थे। ठीक, आज हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें है दो पार्ट है इसमें भी। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, देखिए ये तीन कंडीशन मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में ही बता दी थी। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जब a1/e2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, उस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, इस कंडीशन में अनंत हल होंगे। जब a1/e2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले इक्वेशन क्या दे रखी है। ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। और दूसरा इक्वेशन है हमारा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, पहले देखिए हम इसे क्या करेंगे। पहले इस समीकरण को हम बराबर में 0 लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पक्षांतर करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y, ये 7 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7। अब ये इधर हो गया 0। अब आप इसे नाम दे दे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे देखिए इसमें भी वही करेंगे कि a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3a, और b इधर आएगा तो माइनस b, और 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे का फंडा इसमें क्या है। अब देखिए, अब ये इधर आएगा तब इधर 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, अब इसे हम पूरे को मान लेंगे क्या, इसे हम पूरे को मान लेंगे c अचर पद। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, और ये इज इक्वल्स टू 0। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। समीकरण नंबर 1 के गुणांकों को और समीकरण नंबर 2 के गुणांकों को लिखिए। तो a1 क्या है हमारा, a1 है हमारा 2, और b1 है हमारा 3, और c1 है हमारा माइनस का 7। ठीक है, गुणांकों को लिखना तो आता ही है आपको। अब समीकरण नंबर 2 से बात करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में a2 क्या है हमारा, a माइनस बी। a2 होता है x का गुणांक, b2 होता है y का गुणांक, और c2 होगा क्या, अचर पद। तो a2 हमारा होगा a माइनस बी। ठीक, और b2 होगा हमारा
ए प्लस बी और C2 होगा हमारा माइनस का 3a प्लस बी और -2। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है ए व बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये कंडीशन कौन सी होनी चाहिए इसमें, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल, मतलब ये सेकंड नंबर कंडीशन। तो अनंत हल होने के लिए अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन होनी चाहिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम गुणांकों को बराबर लिख देंगे। a1 हमारा क्या है 2 अपॉन में a2 है हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1/b2। तो b1 क्या है 3, b1 है हमारा 3 और b2 क्या है हमारा b1 3 c1 माइनस, ठीक है। b2 है हमारा a प्लस बी, b2 है हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू c1/c2। तो c1 देखिए क्या है माइनस का 7 और c2 है हमारा क्या माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 प्लस बी माइनस 2, ये है हमारा C2। तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करिए, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है। 1 मिनट, समीकरण 1 हो चुका, 2 हो चुका, अब इसे अब आगे नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब देखिए बराबर लगा है तो बराबर क्या बताता है कि ये सारे मान क्या हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार तो हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 5 के बराबर लेंगे। तो लिखिए समीकरण नंबर 3 बराबर 5 लेने पर, तो लीजिए समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 5 के बराबर। तो क्या होगा यहाँ से 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2 प्लस बी माइनस का 2। अब क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा कर लेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे, 2 का 3a में करेंगे, 2 3 जा 6a और 2 का b में करेंगे प्लस 2b और माइनस 2 2 जा 4। ठीक, बराबर लगाएंगे। 7 का a में करेंगे तो 7a और माइनस है तो माइनस 7b। ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम 6a 7a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7a, इसको इधर भेज दो आप, 7a माइनस का 7b आप सब इधर भेज दो। 6a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6a और ये 2b इधर जाएगा माइनस 2b, 4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4 और बचेगा क्या इधर 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, केवल अभी हमने पक्षांतर किया है। अब देखिए 7a प्लस में 6a माइनस में घट जाएगा तो 7a से 6a जाएगा तो बचेगा केवल a, और ये -7 भी है और ये -2b, तो दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 9b। ठीक है। और क्या दिख रहा है हमें,
ये हो +4 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब समीकरण नंबर 5 हो चुका है, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 6। अब एक बार हम समीकरण नंबर यहाँ से समीकरण नंबर 4 को बराबर लेंगे समीकरण नंबर 5 के। तो लिखिए समीकरण नंबर 4 बराबर 5 लेने पर लीजिए 3 अपॉन में a प्लस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। तिरछा गुणा करिए इसमें भी, तो 3 3 जा 9a प्लस 3 का b में करेंगे 3b और माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7a और प्लस में 7b। ठीक, अब देखिए 9a प्लस का 3b माइनस का 6 और ये 7a इधर आएगा माइनस का 7a इधर आएगा, ये माइनस का 7b इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 9a में से 7a जाएगा, बचेगा 2a और 3b और ये है माइनस 7b, तो माइनस 7b में से जब 3b जाएगा तो बचेगा माइनस का 4b और क्या बचा माइनस का 6, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 6 हो गया, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 7। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 6 से समीकरण नंबर 7 को घटाएंगे। तो पहले उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 7 से घटाने पर। ठीक, तो करिए गुणा। पहले लिख लीजिए समीकरण नंबर 7 क्या है 2a माइनस का 4b और माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम घटाएंगे किसको समीकरण नंबर 6 को, वो भी इसमें पहले हम किससे 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि a का गुणांक बराबर करना है हमें। तो करिए 2a माइनस का 2 9 जा 18b प्लस का 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आप देखिए घटा रहे हैं ना, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है, चिन्ह बदल दिया जाता है। इसको क्या करिए आप, इसको आप इधर ही भेज दीजिए। -6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और जब ये 8 जाएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 8। इसको हटा दो ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस है 8 प्लस में हो जाएगा, ये -18 है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2a है ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये 18 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 14b इज इक्वल्स टू 8 और 6 14। ठीक, अब b इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 एक जैसे कट जाएंगे तो b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। b इज इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करिए b की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर आप किस में रख दें, समीकरण नंबर 7 में रख देने पर, समीकरण 7 में रखने पर रखिए क्या होगा 2a माइनस का 4 और b के जगह पर हम क्या रखेंगे 1 और माइनस का 6 है उधर भेजिए आप, ये हो जाएगा
प्लस का 6, ठीक। तो 2a और ये इधर जाएगा, हो जाएगा 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 6, ये 6 4 10, 10। a बराबर 10/2, 5। तो a बराबर 5 और b बराबर कितना आया है, 1, ठीक है। तो इस प्रश्न में a बराबर 5 व b बराबर 1 के लिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो आंसर चेक कर लीजिए आप, बुक में आंसर कितना आ रहा है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर 5, b बराबर 1, ठीक है, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी का आंसर एक मैच कर रहा है। तो आप अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। देखिए ये प्रश्न था, इसमें 2 समीकरण दे रखे थे, बोला था हमें कि a व b के किन मानों के लिए इस समीकरण के अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों समीकरणों के गुणांकों को लिखा। उसके बाद में हमें पता है कि अनेक हल होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने लगाई। उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, समीकरण ये बराबर लगा है तो इससे हमें यह है कि आप किसी भी समीकरण को किसी के भी बराबर ले सकते हैं। ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है, ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, ये वैल्यू इसके बराबर, सारे मान एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर लगा हुआ है, क्योंकि बीच में ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, समीकरण नंबर इसे नाम दिया 3, इसे 4, इसे 5। उसके बाद में इस समीकरण नंबर 3 को हमने एक बार समीकरण नंबर 5 के बराबर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक। वही काम फिर हमने समीकरण नंबर 4 के साथ किया, क्या 5 के साथ बराबर कर लिया, वहाँ से भी हमें एक समीकरण ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करके a और b के मान निकाल लिए। बस यही कहानी थी आगे। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है इसमें कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब इसमें 2 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। इसमें अगर k का हम ऐसा कोई मान रख दें कि जो समीकरण युग्म का हल है वो क्या आ जाए, उसका कोई हल ना हो, ये कंडीशन फॉलो हो, ठीक है। तो हमें यही करना है कि k का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, ठीक। तो आइए हम करते हैं। इसमें हमें 2 समीकरण दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे कि बराबर में पहले 0 लाएंगे, तो उसके लिए पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 3x + y - 1 = 0, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और ये 2k - 1x + k - 1y, ये इधर आएगा माइनस का 2k + 1 = 0, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या होगा कि समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए कंडीशन नंबर 3 फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करिए कि गुणांकों को लिख लीजिए। पहले आप गुणांक को लिखिए। तो गुणांक लिखिए आप, a1 क्या है, a1 है हमारा 3, a1 = 3, और b1 = 1, और c1 = -1। a2 क्या है, a2 = 2k - 1, ठीक। और b2 क्या है, k - 1, c2 है -2k + 1, -2k + 1, ठीक है। अब समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए कंडीशन, तो लिखिए समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए
समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, गुणांकों को रखेंगे इस क्रम में। तो a1 क्या है 3, तो 3/a2 क्या दे रखा है 2k-1, 2k-1 इज इक्वल्स टू b1। अब b1 क्या है 1, तो 1/b2 है k-1, k-1 इज इक्वल्स टू c1। ये लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं लगेगा। चलो लिख लेते हैं c1 -1/c2 है माइनस का 2k+1, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। समीकरण नंबर 3 ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, ठीक, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 4 के बराबर लेंगे। ये बराबर लगा हुआ है ना बीच में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो करिए आप क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 बराबर समीकरण नंबर 4 लेने पर, ये हम बराबर लेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे की कहानी हमारी जुबानी। बराबर लेंगे तो 3/2k-1, 2k-1 इज इक्वल्स टू 1/k-1, 1/k-1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का k में करेंगे तो 3k और 3 का 1 में करेंगे तो 3 माइनस है तो माइनस इज इक्वल्स टू, ये पूरा जब गुणा होगा 1 में तो इतना ही रह जाएगा, तो 2k-1। अब इसको आप इधर लाइए, 3k-3, इसको जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2k और इज इक्वल्स टू -1। तो 3k में से 2k जाएगा तो बचेगा केवल k, और ये 3 को इधर जब हम भेजेंगे तो ये -1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 3 में 1 जाएगा 2, ठीक। तो अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, या कोई हल नहीं होगा। तो k बराबर 2 आ गया आंसर। अब समीकरण में अगर k बराबर 2 रख दिया जाए तो उसका समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो बस हमें k का मान ज्ञात करना था। क्या किया हमने, समीकरण दे रखे थे, गुणांकों को लिखा हमने, और समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए ये कंडीशन हम जानते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने ऐसे रखा, फिर समीकरण 3 को समीकरण 4 के बराबर लिया। ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको हमने बराबर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k का मान निकल के आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए, आप इसे नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे की प्रश्न की बात करेंगे। अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है ना कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो जिस विधि से जल्दी काम हो जाए हमारा, हमें सरलता महसूस हो, वो विधि हम अब अधिक उपयुक्त मानेंगे। देखिए, ये सवाल हमें प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि अभी पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, ठीक है, नहीं उससे पहले 3.3 में हमने किया है, तो थोड़ा भूल भी गए होंगे आप, इसलिए आप ये क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन विधि से लगा दीजिए ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। और वज्रगुणन विधि ये एक्सरसाइज ही चल रही है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको वज्रगुणन विधि से करवा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, वज्रगुणन विधि से करने से पहले क्या होता है ना, ये जो समीकरण दे रखे हैं उनको हम पहला स्टेप ही ये है हमारा कि बराबर में पहले 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे बराबर में 0। 8x + 5y - 9 इधर आएगा, अब इधर ये हो गया 0, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1।
वही काम इसमें भी 3x प्लस 2y, ये इधर आएगा -4 इज इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं वो देखिए। इसके बाद का काम है, आप ऐसे लिखेंगे x, ठीक, ऐसे बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे y, फिर 1, इतना काम कर रहा है। ठीक, कब? वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते समय। अब x के नीचे हम क्या लिखेंगे? जब हमें x के नीचे लिखना होगा ना, तो हम ये x का ऐसे ढक लेंगे। ठीक, पूरा। अच्छा, समीकरण नंबर 2 को अगर हम यहाँ लिख लें तो आपको अधिक समझ में आएगा, तो हम ये यहाँ लिख दे रहे हैं 3x प्लस 2y और -4 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सुविधा भी मिलेगी इससे। तो जब x के नीचे हम लिखना होगा तो हम x वाले पार्ट को पूरा ऐसे ढक लेंगे। ठीक है, तो आगे का हम लिखेंगे क्या? 5 और 2, y के गुणांक पहले चिन्ह सहित लिखेंगे। पहले 5, तो ऐसे आप लिखेंगे 5, फिर नीचे 2, तो ऐसे 2 लिखेंगे। ठीक, फिर -9, तो माइनस का 9, और नीचे क्या है? 4 माइनस का 4। अब जब y का लिखना होगा तो हम y वाला ऐसे y का पार्ट पूरा ढक लेंगे। फिर हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे का लिखेंगे -9 और -4। अब लिखेंगे x वाला 8 और 3, और फिर अचर पद। एक के नीचे क्या लिखेंगे? तो ये अचर राशि है ना, तो अचर राशि है तो हम ये अचर राशि वाले पद को ऐसे ढक लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? x वाले पद को 8, उसके नीचे 3, फिर 5 2। ठीक, ये कहानी सारे प्रश्नों में होगी। जो जो प्रश्न आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करोगे सब में ये काम रहेगा। ठीक, जो जिसके नीचे हमें लिखना होगा वो वाला पार्ट हम ढक लेंगे। अब देखिए उसके बाद में x अपॉन में अब ये तिरछा गुणा होगा, यूं 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 यूं। ठीक, तो 5 का 4 में होगा तो कितना हो जाएगा? 520, और माइनस है तो -20, और बीच में भी माइनस लगाया जाएगा। ठीक, तो 2 का 9 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, और माइनस है -18 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस ये पहले से है इधर, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 18। ठीक, एक ये फॉर्मूले में लगाया जाता है माइनस, और एक ये गुणा करने पर माइनस आएगा, तो माइनस ये प्लस कर देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे देखिए y अपॉन में 9 त्रिक 27, माइनस का 27 और माइनस, अब 4 8 32 और माइनस का 32, क्योंकि 4 है ये माइनस में और यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, बराबर में 1/8 दूनी 16। ठीक, और -3 5 15। अब देखिए x अपॉन में 20 में 18 जाएगा 2, संख्या 20 बड़ी है इसलिए चिन्ह 20 के सामने वाला लगाएंगे, बराबर में y/, अब 32 में 27 जाएगा तो कितना होगा? बचेगा 5। ठीक, बराबर में 1/16 में 15 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या करना है हमें? हम इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर, ये 2 हो चुका है ना, इसे नाम दे दें आप समीकरण नंबर 3, इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 4, और इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 5। तो एक बार तो हम समीकरण नंबर 3 को 5 के बराबर लेंगे, एक बार 4 को 5 के बराबर लेंगे। तो जैसे हम इस समीकरण नंबर 3 को 5 के बराबर लेंगे तुरंत हमें x का मान पता चल जाएगा, और जैसे हम समीकरण नंबर 4 को 5 के बराबर लेंगे तुरंत हमें y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 बराबर समीकरण नंबर 5 लेने पर, तो लीजिए समीकरण नंबर 3 क्या है? x अपॉन में -2 इज इक्वल्स टू
समीकरण नंबर 5 है 1/1। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 x का 1 में करेंगे तो x, और -2 का 1 में करेंगे तो -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब उसके बाद में y का भी मान हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 5 के बराबर करेंगे। फिर से समीकरण नंबर 4 बराबर समीकरण नंबर 5 लेने पर, ठीक। तो y अपॉन में 5 और 1/1, इसमें भी यही काम। तो y का 1 में होगा तो y, और 5 का 1 में होगा तो 5, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये विधि जब तक आप 2-4 प्रश्न खुद नहीं करोगे तब तक 100 में 100% समझ में नहीं आएगा, ठीक। सब टीचर बोलते हैं बस एक ही प्रश्न में समझ जाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2-4 प्रश्न खुद नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए और 2-4 प्रश्न खुद करिए, बिल्कुल आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ तक करने के बाद में क्या करिएगा, आंसर भी चेक कर सकते हो आप खुद कि क्या आंसर सही है या नहीं। कैसे, जो समीकरण दे रखा है ये या ये, किसी में भी उठाकर आप रख दो x और y का मान, और RHS के बराबर आ जाए। मतलब अगर हम यहाँ रखें, अगर देखो अगर हम यहाँ रखें और वो सॉल्व करने पर 9 आ जाए तब तो सही है, और अगर 9 ना आए, 8 आ जाए, 0, 1, 2, तब आंसर हमारा गलत। और चाहे आप यहाँ रख दो और 4 आ जाए सॉल्व करने पर, तब भी सही। तो आपकी इच्छा, जहाँ आप रखना चाहो आप रख सकते हो। जांच, ठीक है, जांच ये कहीं रफली आप कर लेना, ठीक है। तो 8 और x की वैल्यू आई हमारे पास -2, तो x की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू नहीं लगेगा भाई, प्लस 5, और y की वैल्यू आई है 5, तो 8 2 जा 16, -16 क्योंकि माइनस है, प्लस 5 5 जा 25। अब ये 5 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और ये 9 ही आ जाएगा, ठीक। तो इधर भी 9 है, सॉल्व करने पर 9 आया, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 101% सही है, कोई गलत काट नहीं सकता। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं आपके लिए, तो आपसे इतना भी नहीं होगा, केवल शेयर ही तो करना है, आप शेयर कीजिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। देखिए हमारे यहाँ आप 1-2 वीडियो को देखिए, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं पढ़े होंगे तो उससे कंपेयर करिएगा, कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। ऑफलाइन से भी बेटर यहाँ पर मैथ पढ़ाई जा रही है क्लास 10 की। एक एक पॉइंट प्लस माइनस तक का, अगर कहीं प्लस माइनस प्लस का गुणा आता है तो वो भी बताता हूँ मैं, ठीक। ऑफलाइन में ये नहीं बताया जाता है। तो मैथ सीखने का आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर कोई आपका फ्रेंड मैथ में बहुत वीक है तो आप उसकी हेल्प करिए, आप हमारी वीडियो उस तक पहुंचाने की कोशिश करिए, उसकी मदद करिए, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।